नमस्कार, जन टीवी उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनिधि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। दिल्ली में सीएम धामी ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से की भेंट। 4 नदियों गौला, शारदा, दाबका और कोसी के विस्तार और नवीनीकृत का किया अनुरोध। केंद्रीय मंत्री से जल्द कार्रवाई किया मिला आश्वासन। खटीमा स्थित आवास पर बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने सीएम धामी से की मुलाकात। नकल विरोधी कानून बनाए जाने पर जताया आभार। सीएम ने महिला सुरक्षा से जुड़ा ऐप किया लॉन्च। चारधाम यात्रा के लिए पहली बार 2 माह से पहले शुरू की जा रही एडवांस बुकिंग। पंजीकरण के लिए 21 फरवरी से खुलेगी पर्यटन विभाग की वेबसाइट। देहरादून में आरटीओ विभाग की नई पहल। आरटीओ बनाएगा चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क। बच्चों को बताए जाएंगे ट्रैफिक के नियम। पार्क बनाने के लिए प्रारंभिक कार्य शुरू। जोशीमठ के पीड़ितों के लिए प्री फैब्रिक हट का निर्माण कार्य अंतिम चरण पर। जल्द प्री फैब्रिक हट पीड़ित परिवारों के लिए हो जाएंगे तैयार। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव से नई दिल्ली में भेंट की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से 4 नदियों जिसमें गौला, शारदा, दाबका और कोसी की वन स्वीकृतियां इस सत्र के अंत तक यानी 31 मई 2023 तक वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत शीघ्र विस्तार किए जाने और आगामी 10 वर्षों तक नवीनीकृत करने हेतु संबंधित को निर्देशित करने के लिए अनुरोध किया। वन मंत्री ने इस अनुरोध पर शीघ्र ही उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। सीएम ने कहा कि पर्वतीय नदियों में मानसून के दौरान जमा उपखनिज को बाढ़ नियंत्रण और नदी किनारों पर स्थित वन एवं कृषि भूमि की सुरक्षा करने, आपदा प्रबंधन के निवारणात्मक उद्देश्यों को पूरा करने, नदी तल के ऊपर उठने पर नियंत्रण पाने और आम जनता और विशेष रूप से किसानों के नदी तटीय अधिकारों के संरक्षण करने हेतु हटाया जाना अत्यंत आवश्यक है। वहीं कार्यकर्ताओं को जल्द ही दायित्व की सौगात मिल सकती है। जी हां, देहरादून से ये खबर है, जहां प्रदेश में मंत्री और राज्य मंत्री स्तर के 88 पद खाली हैं। शासन को विभागों ने ब्यौरा भेजा है। रिक्त पदों में 25 अध्यक्षों के पद भी खाली बताए गए हैं। मंत्री स्तर के 24 पद खाली हैं। प्रदेश भाजपा नेतृत्व कर रहे हैं होमवर्क। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जल्द दायित्वों की घोषणा कर सकते हैं। होली से पहले पार्टी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ताओं को दायित्व की सौगात मिल सकती है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे ब्यूरो चीफ एसएन पंत। एसएन पंत, होली से पहले पार्टी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ताओं को दायित्व की सौगात मिल सकती है, ऐसी खबर है। क्या कुछ अधिक जानकारी है इस बारे में? किस स्तर के पद जो है वो खाली बताए गए हैं और किस स्तर पे पद पर ये दायित्व मिल सकते हैं? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, जब कोई राजनीतिक दल अपना विस्तार करता है या वो सत्ता में काबिज होता है तो उसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका उसके कार्यकर्ताओं की होती है। कार्यकर्ता दिन रात पार्टी के एजेंडे को घर घर पहुंचाते हैं और वही वोट बैंक के जरिए जब सत्ता में काबिज हो जाती है पार्टी तो उन कार्यकर्ताओं की उम्मीद होती है कि हमारी सरकार, हमारी पार्टी की विचारधारा की सरकार उनको अब संगठन में एडजस्ट करने का काम करेगी, सरकार में एडजस्ट करने का काम करेगी और उनको दायित्व मिलेंगे। यही दायित्व होते हैं जिस उम्मीद को लेकर के कार्यकर्ता इस उम्मीद के साथ मेहनत करते हैं कि आज नहीं तो आज किसी दूसरे को मौका मिलेगा तो अगली बार उनको भी मौका मिलेगा। उत्तराखंड सरकार भी लाल बत्ती यानी दायित्वधारियों के पदों के लिए जो खाका था उसको तैयार करा चुकी है और उस खाके के मद्देनजर तकरीबन 150 पद ऐसे निकले हैं जिनमें कि दायित्वधारियों को पद दिया जाना है, जिसमें से काफी हद तक पद भरे जा चुके हैं, लेकिन 88 पद अभी ऐसे हैं जो अभी भरे जा रहे हैं, जिसमें कि कैबिनेट स्तर के पद हैं, इसके अलावा राज्य मंत्री स्तर के पद हैं, यानी आयोगों के अध्यक्ष हैं, आयोगों के उपाध्यक्ष हैं। इस तरीके के पदों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो कि वरिष्ठता के आधार पर होंगे उनको
समायोजित किया जाएगा, जिसके लिए प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष भी बैठक कर चुके हैं, मुख्यमंत्री अपने स्तर से बैठक कर चुके हैं और खुद मुख्यमंत्री ने बकायदा शासन से इसकी कि कितने आयोगों में या कितने विभागवार पद खाली चल रहे हैं जहां पर दायित्वधारियों का एडजस्टमेंट किया जा सकता है। इसको लेकर के शासन ने जो रिपोर्ट मांगी है उसमें मंत्री स्तर के 24 पद खाली हैं और 25 अध्यक्षों के पद खाली है, यानी जो आयोग और विभिन्न दायित्वों के जो विभाग हैं उनके अध्यक्षों के पद तकरीबन 25 खाली है। ऐसे में उम्मीद ये जताई जा रही है कि होली से पहले कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री एक बड़ी सौगात दे सकते हैं, पार्टी में कार्यकर्ताओं को एडजस्ट करने का काम हो सकता है। और इसके साथ साथ चूंकि 2024 का जो लक्ष्य है 5 लोकसभा सीट जीतने का है, तो कार्यकर्ताओं के दम पर ही भारत सरकार की तमाम योजनाओं को, राज्य सरकार की योजनाओं को घर घर पहुंचाने का लक्ष्य सरकार और संगठन में है और ये कार्य समिति की बैठक में भी तय किया गया था। तो इसी के मद्देनजर अब होली से पहले एक उम्मीद जरूर जताई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक अगर बात करें तो ऐसे दायित्व जो 25 से ऊपर होंगे उनको दायित्व दिए जा सकते हैं। जी, जैसा कि आपने बताया प्रदेश में मंत्री और राज्य मंत्री स्तर के 88 पद पर जो है ये दायित्व की सौगात मिल सकती है, क्या इसे राजनीतिक नियुक्तियां मान सकते हैं? बिल्कुल, देखिए जब कोई भी पार्टी विस्तार करती है या सत्ता में काबिज होती है तो उसके कार्यकर्ताओं की एक उम्मीद होती है कि सरकार और संगठन में वो एडजस्ट हो जाएंगे। एडजस्ट होने का तात्पर्य इस बात से है कि संगठन में या तो प्रवक्ता की जिम्मेदारी मिलेगी, प्रदेश महामंत्री की जिम्मेदारी मिलेगी, संगठन मंत्री की जिम्मेदारी मिलेगी, जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलेगी या जिला अध्यक्ष या प्रदेश कार्य समिति में कोर टीम में रहने का एक मौका मिलेगा, जिसमें संगठन के राष्ट्रीय कार्यक्रम से लेकर के प्रादेशिक स्तर तक के कार्यक्रमों को करने की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संगठन के लिहाज से मिलती है। रहा सवाल सरकार में, जब सरकार सत्ता में आ जाती है, पार्टी जब सत्ता में आती है तो सरकार बनती है और सरकार में जो कैबिनेट मंत्री बनेंगे, जो विधायक जीत कर आएंगे वो मंत्री बनेंगे, जो विधायक बनेंगे, इसके अलावा जिनको टिकट नहीं मिला लेकिन वो सीनियरिटी के तौर पर हैं या जिन्होंने अलग अलग स्तर पर पार्टी और संगठन को मजबूत करने का काम किया है, उनका पुराना अनुभव है, कई लोगों ने पार्टी की नई गाइडलाइन के तहत अपनी सीट छोड़ी है यानी उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, तो ऐसे में उनको एडजस्ट सरकार में किया जाएगा। सरकार में एडजस्ट करने के लिए जैसे योजना आयोग है उसके उपाध्यक्ष के तौर पर रखा जाएगा या प्रदेश में 20 सूत्रीय कार्यक्रम के तौर पर जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरीके से दूसरे जो संगठन है, ये दूसरे जो आयोग हैं, तमाम आयोगों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद होता है, वो कहीं ना कहीं पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को दिया जाता है और इसीलिए इस समय उम्मीद है कार्यकर्ताओं को सीनियरिटी के हिसाब से 2024 का विधानसभा लोकसभा चुनाव सामने है। 2024 के चुनाव में 5 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी जीते, इसलिए कार्यकर्ता ग्राउंड पर मजबूती के साथ काम करेगा। ऐसे में कार्यकर्ताओं का मनोबल इस बात से भी बढ़ जाएगा जब उनको अलग अलग दायित्व देकर के नवाजने का काम किया जाएगा तो उनके जो फॉलोअर्स होंगे, जो छोटे कार्यकर्ता होंगे, जो डंडा और झंडा उठाने का काम करते हैं, उन कार्यकर्ताओं को एक हौसला अफजाई मिलेगी कि अगले नंबर तुम्हारा भी हो सकता है। जी चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद एसएन पंत। तो वहीं चारधाम यात्रा के लिए पहली बार एडवांस बुकिंग तीर्थयात्री कर सकेंगे। चारधाम यात्रा पंजीकरण के लिए 21 फरवरी से पर्यटन विभाग की वेबसाइट खुल जाएगी। पहली बार यात्रा शुरू होने से 2 माह पहले तीर्थयात्रियों के लिए सुविधा ये शुरू की जा रही है। चारधाम यात्रा के लिए प्रदेश और बाहरी राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पंजीकरण करना अनिवार्य होगा। इस बार ऑफलाइन पंजीकरण के लिए चारधाम यात्रा मार्गों पर ही काउंटर खोले नहीं जाएंगे। चारधाम यात्रा के लिए पर्यटन विभाग ने पंजीकरण के लिए अलग अलग विकल्प दिए हैं। विभाग की वेबसाइट रजिस्ट्रेशन एंड टूरिस्ट केयर.uk.government.in पर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। विभाग का व्हाट्सएप टोल फ्री नंबर 01351364। टूरिस्ट केयर उत्तराखंड ऐप से भी पंजीकरण तीर्थयात्री कर सकते हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता हिमांशु बरमूला। हिमांशु, इस बार चारधाम यात्रा को लेकर जो सीएम धामी हैं वो अलग अलग व्यवस्था कर रहे हैं, अलग अलग जो है आदेश आ रहे हैं। इस बार ये आया है कि चारधाम यात्रा के लिए पहली बार तीर्थयात्री 2 महीने पहले से एडवांस बुकिंग कर सकेंगे। इसके बारे में कुछ बताइए। निश्चित तौर पर सुनिधि, आपको बताना चाहता हूँ कि इस बार ऑफलाइन पंजीकरण की जो संभावना थी वो खत्म हो चुकी है और इसलिए ऑनलाइन पंजीकरण करवाया गया है, क्योंकि चारधाम यात्रा अप्रैल माह से शुरू होनी है और इसके लिए तमाम जितने भी कपाट खुलने की घोषणाएं वो हो चुकी हैं। साथ ही साथ
गंगोत्री या यमुनोत्री धाम की बात की जाए तो गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट की औपचारिक घोषणा होनी बाकी है। तब तक के लिए सिर्फ बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण किया जाएगा, क्योंकि आगामी जो चारधाम यात्रा है उसके लिए 21 फरवरी से तारीख तय कर दी गई है ऑनलाइन पंजीकरण शुरू की। और इसके साथ ही पर्यटन विभाग ने भी पूरी तरीके से तैयारियां कर दी हैं। और इसके साथ सबसे बड़ी चीज है कि यात्रा शुरू होने से 2 माह पहले ही तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए ये एडवांस बुकिंग की जा रही है। साथ ही साथ जो बाहरी राज्य से आने वाले श्रद्धालु हैं वो यात्रा का जो भी प्लान है वो अपनी वेबसाइट उत्तराखंड वेबसाइट पर अपडेट कर सकते हैं। और इसके लिए पर्यटन विभाग की वेबसाइट 21 फरवरी के दिन खोल दी जाएगी यात्रियों के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो यात्री हैं यात्रियों के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है, व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया गया है। साथ ही साथ 2 वेबसाइट रजिस्ट्रेशन एंड टूरिस्ट केयर.uk.gov.in जारी कर दी गई है। इसी के साथ जो यात्री हैं वो टूरिस्ट केयर उत्तराखंड ऐप से भी अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो चारधाम यात्रा के लिए जितने भी श्रद्धालु बाहर से आने वाले हैं वो इस बार ऑफलाइन पंजीकरण नहीं करवा सकते हैं, उन्हें पहले ऑनलाइन पंजीकरण करवाना पड़ेगा। क्योंकि इस बार धामी सरकार ने चाहे केदारनाथ की बात की जाए या बद्रीनाथ गंगोत्री यमुनोत्री की बात की जाए, वहां पर उन्होंने एक टोकन व्यवस्था भी की हुई है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति द्वारा यही व्यवस्था की गई है ताकि एक दिन में चाहे जैसे केदारनाथ को ले लीजिए तो केदारनाथ में एक दिन में तकरीबन 14,400 श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। तो इसी के साथ 12 घंटे का समय भी रखा गया है। तो तमाम तरीके की व्यवस्थाएं धामी सरकार अग्रिम तौर पर कर रही है। जी सुनिधि। जी हिमांशु, जिस तरह से आपने बताया कि जो तमाम व्यवस्थाएं इस बार धामी सरकार की तरफ से चारधाम यात्रा के लिए की जा रही है, क्या फायदा इस बार चारधाम यात्रा को देखने को मिल सकता है इस साल? निश्चित तौर पर कोविड काल के बाद शुरू हुए 2022 में जो चारधाम यात्रा शुरू हुई थी तो रिकॉर्ड तोड़ यहाँ पर उत्तराखंड में श्रद्धालु आए थे, लगभग जिनका आंकड़ा 46 लाख के आसपास था। और इनमें से 17 लाख के आसपास जो श्रद्धालु आए थे वो बद्रीनाथ आए थे और 15.5 लाख के आसपास जो श्रद्धालु आए थे वो केदारनाथ आए थे। इसी तरह से एक अब उत्तराखंड में यात्रियों का डेटाबेस भी तैयार हो सकता है ऑनलाइन पंजीकरण के जरिए, जो धामी सरकार करवाने जा रही है। और साथ ही साथ पर्यटन को खास तौर पर बढ़ावा मिलेगा और इससे एक आंकड़ा भी मिलेगा कि बाहरी राज्यों से आने वाले उत्तराखंड में कितने लोग हैं, क्योंकि उत्तराखंड की आबादी 1.25 करोड़ के आसपास है। और उत्तराखंड में आवाजाही तमाम तरीके की जितने भी सुविधाएं मुहैया करवाई जा सकती हैं वो सब करवाने की तैयारी में इस बार धामी सरकार है। क्योंकि केदारनाथ की बात की जाए तो केदारनाथ में चढ़ाई के दौरान जो श्रद्धालु पैदल चलकर यात्रा करते थे तो हृदयघात यानी हार्ट संबंधी जो घटनाएं हैं वो सामने आई थी और मृत्यु दर भी आंकड़े भी बढ़े थे। तो इस तरीके की तमाम व्यवस्थाएं, चाहे स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हो, चाहे वो पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था हो, प्रशासन की व्यवस्थाएं, तो धामी सरकार अग्रिम तौर पर करना चाह रही है। जी चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद हिमांशु। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। बने रहिए जन टीवी के साथ।
खबर जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास। खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से तो कभी मनोरंजन से, कभी खुशी से तो कभी गम से। हाँ, खबर ही तो है। खबर थमती नहीं और ना ही थमेंगे हम, क्योंकि हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आरटीओ विभाग अब एक नई पहल शुरू करने जा रहा है, जिसके लिए प्रारंभिक कार्य भी शुरू कर दिए गए हैं। आरटीओ विभाग अब एक चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क बनाने जा रहा है, जिसको लेकर विभाग की तरफ से कवायद भी अब शुरू कर दी गई है। आरटीओ विभाग की माने तो चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क के माध्यम से बच्चों को ट्रैफिक नियमों के गुर सिखाए जाएंगे, ताकि बच्चों में ट्रैफिक रूल के प्रति जागरूकता बढ़े। क्षेत्र में एक नया कॉन्सेप्ट आया है। एक कॉन्सेप्ट आया है कि चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क होने चाहिए। ऐसे जगह हो पार्क के रूप में जहां बच्चों को ट्रैफिक के डिफरेंट जो नियम हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसके बारे में बताया जाए। हम लोग इसको काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में हम लोग इसको आगे कैरी करना चाहते हैं कि बच्चों को वहाँ बुलाएंगे हम लोग ट्रैफिक पार्क में, वहाँ उनको बताएंगे और एक तरह से गेम भी उसमें हम लोग शामिल करने जा रहे हैं। खबर देहरादून से है, जहां मेधावी छात्र छात्राओं को जल्द हर माह 3000 रुपए वजीफा मिलेगा। सरकारी स्कूलों के कक्षा 6 से 12वीं तक के बच्चों के लिए नई योजना का प्रस्ताव तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर योजना के तहत 2 तरह से चयन प्रक्रिया होगी। बच्चे स्कूल जाने के लिए प्रेरित हों और उनमें पढ़ाई के प्रति अधिक रुचि पैदा हो, इस लक्ष्य को रखकर ये ऐलान किया गया है। 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं का चयन बोर्ड परीक्षा की वरीयता की सूची के आधार पर रहेगा। कक्षा 6 और 8 के छात्रों का चयन प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर होगा। सरकार बजट में योजना के लिए 100 करोड़ की व्यवस्था करेगी। मेधावी छात्र छात्राओं को जल्द हर माह 3000 रुपए का वजीफा दिया जाएगा। सरकारी स्कूल के कक्षा 6 से 12वीं तक के बच्चों के लिए ये नई योजना तैयार की गई है। मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर योजना के तहत 2 तरह से चयन की प्रक्रिया होगी। बच्चे स्कूल जाने के लिए प्रेरित हो और उनमें पढ़ाई के प्रति अधिक रुचि पैदा हो, इस लक्ष्य को रखकर सीएम धामी ने ये योजना तैयार की है। 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं का चयन बोर्ड परीक्षा की वरीयता सूची के आधार पर होगा। कक्षा 6 और 8 के छात्रों का चयन प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर होगा। इसके लिए सरकार बजट में 100 करोड़ की व्यवस्था करेगी। काशीपुर में मोहल्ला कटोराताल क्षेत्र में पॉलिथीन में लिपटे एक नवजात शिशु का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की गहनता से जांच शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम ड्यूटी है। हमें पुलिस से सूचना मिली थी कि एक नवजात शिशु का जो शव है वो बरामद हुआ है, तो प्राप्त हुआ है, तो उसे यहाँ लेकर आए हैं और यहाँ उसका भी पोस्टमार्टम किया जाएगा। और जो प्राइमरी फाइंडिंग्स है वो फिलहाल ये है कि वो एक फीमेल है, फीमेल न्यूबॉर्न बेबी मिला है। बाकी
जो उसकी मौत का कारण है वो जानने के लिए भी पोस्टमार्टम किया जाएगा थोड़ी देर में। जोशीमठ के उद्यान विभाग में बनाए जा रहे 3 प्री फैब्रिक हट का निर्माण कार्य अब अंतिम छोर पर पहुंच चुका है। जोशीमठ के उद्यान विभाग की भूमि पर लगभग 3 प्री फैब्रिक हट का निर्माण कार्य चल रहा है, जो कि एक डेमो के रूप में जाना जाता है। जिन तीनों का निर्माण कार्य अब अंतिम चरण पर पहुंच चुका है। इन तीनों प्री फैब्रिक हट को बनाने में काफी बड़ी लागत सरकार को उठानी पड़ रही है। हालांकि कुछ प्री फैब्रिक हट का निर्माण कार्य डाक गांव के एनटीपीसी की भूमि पर तैयार किए जा रहे हैं। जो फैब्रिकेटेड सेट बनाए जा रहे हैं उनमें 1 BHI, 2 BHI, 3 BHI ये मॉडल के रूप में यहाँ पे बनाए जा रहे हैं और ये इसी प्रकार से जनता को आगे जो विस्थापित किए जाएंगे उनको इसी प्रकार के उनके हिसाब से, परिवारों के हिसाब से उनको भी बनाए जाएंगे। और जिस प्रकार से वहाँ बिजली, पानी, अन्य 3 दिन के अंदर वो सारे पूर्ण हो चुके होंगे और जनता से मैं ये कि आने वाले समय में इसी प्रकार से जोशीमठ के विस्थापितों के लिए ऐसे सेट बनेंगे। और वर्तमान समय में जिस प्रकार से 15 सेट ढाक के अंदर बन रहे हैं वो भी उस समय बाद पूर्ण हो जाएंगे। हट्स बन रहे हैं, ये मॉडल रूप में बनाए जा रहे हैं और इनका काम लगभग 95% पूरा हो चुका है और आने वाले 2 से 3 दिन में ये हट्स तैयार हो जाएंगे। उसके बाद जो यहाँ के प्रभावित परिवार हैं वो यहाँ आकर इन हट्स को देख सकते हैं और उसके बाद जो सरकार ने इनको विकल्प दिया है उसमें से एक विकल्प ये भी है कि सरकार ऐसी हट्स बनाकर प्रभावितों को देगी और अगर प्रभावितों को पसंद आता है तो वो उस विकल्प को चुनकर सरकार द्वारा मांग कर सकते हैं सरकार से कि उन्हें ऐसे हट्स बनाकर दिए। जोशीमठ के सीमांत घाटी के सूखीभला गांव आज भी विकास से कोसों दूर है। आपको बता दें कि सूखीभला गांव तक जाने के लिए वाहन से नहीं बल्कि करीबन 3 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई पार करनी होती है। सूखीभला गांव के स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने अपने गांव की सड़क के बारे में कई बार शासन और प्रशासन को अवगत करवा दिया है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। आपको बता दें कि सूखीभला गांव के बाशिंदे आज भी सड़क के इंतजार में टकटकी लगाए हुए बैठे हैं। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं सीमांत घाटी के सूखीभला गांव में। सूखीभला गांव की बात करें तो काफी बड़ी घनी आबादी वाला गांव माना जाता है और बड़ी बात तो यह है कि सूखीभला गांव तक जाने के लिए वाहन से नहीं बल्कि कई किलोमीटर खड़ी चढ़ाई पार करनी होती है। आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहता हूं। जन टीवी आज पहली बार सूखीभला गांव पहुंचा हुआ है और सामने देख सकते हैं तस्वीरें, ये देख सकते हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें। नीचे भला गांव और ऊपरी अगर आप नजर लगाने चाहें, जूम करने की कोशिश कर कैमरामैन साथी से जरा गुजारिश करूंगा, सूखी गांव को भी दिखाएं। वो सूखी गांव आप देख सकते हैं जिस गांव में अधिकांश भोटिया जनजाति के लोग निवास करते हैं और बड़ी बात तो यह है कि इस गांव के लोग आज भी सड़क जैसी मूलभूत समस्याओं से जूझ रहे हैं। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने अपने गांव के सड़क के बारे में कई बार शासन और प्रशासन को अवगत करा दिया है, लेकिन आज तक सड़क जैसी सुविधा गांव तक नहीं पहुंच पाई। आज भी सूखीभला गांव के लोग डंडी कंडी के सहारे अपने बीमार व्यक्तियों को मुख्य सड़क तक पहुंचाते हैं। कैमरामैन साथी गोविंद रावत के साथ नवीन सिंह, सूखीभला गांव। तो चलिए जाने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। दिल्ली में सीएम धामी ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से की भेंट। 4 नदियों गौला, शारदा, दाबका और कोसी के विस्तार और नवीनीकृत को किया अनुरोध। केंद्रीय मंत्री से जल्द कार्रवाई का मिला आश्वासन। खटेमा स्थित आवास पर बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने सीएम धामी से की मुलाकात। नकल विरोधी कानून बनाए जाने पर जताया आभार। सीएम ने महिला सुरक्षा से जुड़ा ऐप किया लॉन्च। चारधाम यात्रा के लिए पहली बार 2 माह पहले शुरू की जा रही एडवांस बुकिंग। पंजीकरण के लिए 21 फरवरी से खुलेगी पर्यटन विभाग की वेबसाइट। देहरादून में आरटीओ विभाग की नई पहल। आरटीओ बनाएगा चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क। बच्चों को बताए जाएंगे ट्रैफिक के नियम। पार्क बनाने के लिए प्रारंभिक कार्य शुरू। जोशीमठ के पीड़ितों के लिए प्री फैब्रिक हट का निर्माण कार्य अंतिम चरण पर। जल्द प्री फैब्रिक हट पीड़ित परिवारों के लिए हो जाएंगे तैयार। इन्हीं सब खबरों के साथ फिलहाल के लिए जन टीवी उत्तराखंड में बस इतना ही। नमस्कार।
खबर जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास। खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से तो कभी मनोरंजन से।